चलिए अब आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है प्रकाशीय घूर्णन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, और इसको हम थीटा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाशीय घूर्णन होता क्या है। तो आपको याद है जब हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट करा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो शुरुआत में हमने एक एक्सपेरिमेंट की बात करी थी। उसमें हमने क्या बोला था कि कोई एक समतल ध्रुवित प्रकाश हो, पीपे लाइट, जब इसको किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक में से गुजारते हैं, उसमें से पास करते हैं, तो लाइट का तल किसी एक दिशा में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दिशा में घूम जाता है। तो जिस थीटा से वो घूमता है, जैसे लाइट का तल मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमा, तो ये जिस थीटा से घूमा, इस थीटा को ही बोलते हैं प्रकाशीय घूर्णन कोण, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक में इस थीटा की ही बात करेंगे। तो देखो, जो थीटा होता है, जो प्रकाशीय घूर्णन कोण होता है, ये एल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। व्हाट इज एल? ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन डेसीमीटर। मतलब हिंदी में कहेंगे प्रकाशीय पथ लंबाई, डेसीमीटर में लेते हैं, याद रखना। ठीक है, और फिर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो ये हुआ सांद्रता, मिस विलियन की सांद्रता, जिसको हम C से शो करते हैं, उसके भी समानुपाती होता है। और सांद्रता को हम लेते हैं ग्राम पर ml में। मिस हमें लीटर वगैरह में दे रखा हो या मोल वगैरह में दे रखा हो, तो हमें पहले उसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो प्रकाशीय घूर्णन कोण होता है, ये प्रकाशीय पथ लंबाई के भी समानुपाती होता है और सांद्रता के भी समानुपाती होता है। अब अगर हम इसका रिलेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे? थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी। ठीक है, एल ये हो गया और सी ये हो गया। अच्छा जी, अब तुम्हें पता होगा जब यहां पर ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना होगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमने यहां पर एक कांस्टेंट लिया है अल्फा। अल्फा होता है विशिष्ट क्वांटिटी होती है, याद होगा, विशिष्ट घूर्णन कोण। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल इंटू सी, ये हुआ। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू अलग से लिखे तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन एल इंटू सी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और जो अल्फा होता है, इस अल्फा का मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन एंगल, मतलब विशिष्ट घूर्णन कोण, ये इसको कहा जाता है। अब देखो, यहां पर हम इसमें बात कर सकते हैं कि विशिष्ट घूर्णन कोण होता क्या है। तो देखो, अगर मैं एल का वैल्यू अगर मैं 1 डेसीमीटर लूं और सी का वैल्यू 1 ग्राम पर ml ले लूं, तो जब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो देखो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा विलयन जिसकी प्रकाशीय पथ लंबाई 1 डेसीमीटर हो और सांद्रता 1 ग्राम पर ml हो, तो उस विलयन का जो भी थीटा होगा वो उस यौगिक का विशिष्ट घूर्णन कोण होगा। ठीक है, और विशिष्ट घूर्णन कोण किसी भी प्रकाश सक्रिय यौगिक का फिक्स होता है, ये क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। हम अगर किसी का एल चेंज करें, मान लीजिए किसी का हमने एल डबल करा तो थीटा भी डबल हो जाएगा। एल ऑप्टिकल पाथ लेंथ को हाफ कर दें तो थीटा भी हाफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो ये डबल हो जाएगा, इसको हाफ कर दो तो ये भी हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लंबाई बढ़ा दें या हम लोग सांद्रता परिवर्तित कर दें, हमेशा इसकी क्वांटिटी चेंज करने पर थीटा परिवर्तित होता है, लेकिन अल्फा पर्टिकुलर किसी एक प्रकाश सक्रिय यौगिक का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये देखो, इसका डेफिनेशन ये रहा, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल मतलब अल्फा का डेफिनेशन क्या होगा? 1 डेसीमीटर प्रकाशीय पथ लंबाई तथा 1 ग्राम पर ml सांद्रता वाले विलयन का प्रकाशीय घूर्णन कोण ही उसका विशिष्ट घूर्णन कोण कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, विलयन की सांद्रता अथवा प्रकाशीय पथ लंबाई बढ़ाने अथवा घटाने पर केवल व केवल प्रकाशीय घूर्णन कोण थीटा बदलता है, लेकिन विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा
अपरिवर्तित रहता है, ये याद रखो। कहने का मतलब अगर हम इस पोलैरिमीटर ट्यूब की लंबाई बढ़ा दें या कम कर दें या विलयन की सांद्रता बढ़ा दें या कम कर दें तो खाली थीटा में ही परिवर्तन होता है, लेकिन जो विशिष्ट घूर्णन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपसे कह दिया जाए, कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाए बताइए किसी का अगर हम एल डबल कर दें तो बताओ अल्फा में क्या फर्क पड़ेगा। तो भी एल को डबल करेंगे, ये हमने एल को डबल करा तो थीटा भी डबल हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहा। कंसंट्रेशन को हाफ कर दो तो थीटा भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ होगा तो ये फिर कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब अल्फा पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो विशिष्ट घूर्णन होता है ये पर्टिकुलर लेमडा और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेजर होता है। अगर हम लेमडा चेंज कर दें, मींस लाइट चेंज कर दें या फिर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो फिर अल्फा में परिवर्तन होता है, लेकिन जब तक ये क्वांटिटीज फिक्स है तब तक अल्फा भी फिक्स रहेगा। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखो क्या दे रखा है, 6 ग्राम 2-ब्यूटेनॉल। आपको याद है 2-ब्यूटेनॉल प्रकाश सक्रिय यौगिक होता है। कैसे होता है, 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर पर हमने OH लिखा, तो देखो ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है तो ये प्रकाश सक्रिय होगा। तो आपसे कहा गया 6 ग्राम 2-ब्यूटेनॉल को 40 ml विलायक में घोलकर इसे 200 मिलीमीटर लंबाई की पोलैरिमीटर ट्यूब में रखा गया। यदि थीटा ऑब्जर्व मींस थीटा प्रेक्षित प्लस 4.05 है तो विलयन के विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा की गणना कीजिए। मतलब निकालना क्या है, हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एल दे रखा है, हमें वहां पर सी भी दे रखा है और हमें थीटा भी दे रखा है, हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या होगा, लेंथ हमें दे रखा है 200 mm दे रखा मिलीमीटर, और तुम्हें याद है 100 मिलीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 डेसीमीटर। चलिए ठीक है, ये तो लेंथ आया। अब सी की बात करें कंसंट्रेशन की, तो सी का वैल्यू क्या होगा, कितना ग्राम, 6 ग्राम, कितने ml में, 40 ml में, तो ये हो जाएगा 6/40 ग्राम पर ml। और हमें थीटा कितना दे रखा है, थीटा हमें दे रखा है कितना, प्लस 4.05 डिग्री। अब ये प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस कोई मैथमेटिक वाला प्लस नहीं है, प्लस का मतलब ये है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा का वैल्यू रखा 4.05, एल का वैल्यू कितना रखा 2 और सी का वैल्यू रखा 6/40। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है कुछ 13.6 डिग्री, ऐसा कुछ वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो अल्फा यहाँ पर बनेगा वो अल्फा कितना आएगा, 13.6 डिग्री होगा। प्लस मैंने क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जो यौगिक हमें दे रखा है उसका थीटा हमें प्लस में दे रखा है, डेक्स्ट्रो दे रखा है, तो इसलिए अल्फा भी इसका प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर प्रकाशीय घूर्णन कोण। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी की, मींस प्रकाशीय शुद्धता। चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल प्योरिटी, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रकाशीय शुद्धता, शॉर्ट में इसको हम शो करते हैं ओपी से। और एक और होता है एनेंशियोमेरिक एक्सिस, एक्सिस का मतलब आधिक्य। तो कहने का मतलब ये है कि एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब समावि, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें 2 एनेंशियोमर हो, मतलब प्रकाश सक्रिय यौगिक हो और उसका प्रतिबिंब समावयी भी उसमें उपस्थित हो, और क्वांटिटी कितनी हो, एक की कम और एक की ज्यादा, तो इसको हम कहते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस ईई। अब होता क्या है जरा देखो इसमें, मान लीजिए एक सॉल्यूशन हमने लिया, एक पोलैरिमीटर ट्यूब हमने ली, सोचिए उसमें हमने 100% डेक्स्ट्रो लिया, किसी यौगिक का डेक्स्ट्रो लिया 100%, तो लीवो कितना रहा उसके अंदर 0%। अब बताइए रेसिमिक मिक्सचर कितना हुआ, अब चूंकि पूरा का पूरा डेक्स्ट्रो 100% है, लीवो तो है ही नहीं, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं बनेगा।
तो रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा, 0% होगा। अब प्रकाशीय शुद्धता, प्योरिटी कितनी हुई, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हुई, कौन, ये वाला DL से कितना ज्यादा है, पूरा का पूरा 100% है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो जाएगी, 100%। अच्छा जी, मान लीजिए विलियन में 90% डेक्स्ट्रो है और 10% लीवो है। अब बताओ रेसिमिक मिक्सचर कितना बनेगा, तो ये वाला जो 10% है, ये सब परसेंटेज में है, याद रखना भी, ये सब परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 10% होगा, ये अपने इसके 10% को रेसिमाइज कर देगा, ठीक है ना। तो 10 इसका, देखो इस प्रकार से मैं बात कर सकता हूं कि ये एक पोलारीमीटर ट्यूब है, इसके अंदर मैंने ये 10% यहां पर लिख दिया, ये भर दिया क्या, L, और ये पूरा का पूरा 90% यहां पे कौन है, 90% यहां पर है डेक्स्ट्रो। तो क्या करेगा, ये जो 10% है, ये 10% जो लीवो है, ये अपने वॉल्यूम के बराबर इतने पार्ट को क्या कर देगा, रेसिमाइज कर देगा। तो जब ये 10% है तो इसका भी 10% रेसिमाइज हो गया, तो 90 में से 10 यहां चला गया, बचा कितना, 80%। तो बस, तो अगर 90% एक्स्ट्रो है, 10% यहां पर लीवो है, तो रेसिमाइजेशन कितना होगा, 10 + 10 कितना, 20% रेसिमाइजेशन होगा। तो अधिक कितना हुआ बताओ, ये जो अधिक यहां पर हो जाएगा 80%। क्यों भाई, ये 10 है, ये 90 था, तो कितना एक्सिस में है, 80% एक्सिस में है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये 40% होता, तो ये कितना होता, ये 60% होता, ये 40% होता, तो बताइए रेसिमाइजेशन कितना होता। तो ये 40 वाला इसके 40 को रेसिमाइज कर देता, तो रेसिमिक मिक्सचर बनता कितना, 80%, और अधिक कितना होता, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होती, ये होती 20%, ठीक है। चलिए अब हम ये क्या, 50% यहां पर डेक्स्ट्रो होता और 50% यहां पर लीवो होता, तो रेसिमाइजेशन कितना होता, 100% रेसिमाइजेशन होता। और 100% अगर रेसिमाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इससे बनने वाला जो विलयन होगा, जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण होगा, वो प्रकाश असक्रिय होगा। आई बात समझ, लेकिन यहां तो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेंगे, प्रकाश सक्रियता ऑप्टिकल प्योरिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर अब प्रकाश ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो जाएगा, 0%। अब चलो उल्टा चले, इसका ले लें 40% डेक्स्ट्रो लिया, तो लीवो कितना हुआ, 60% हुआ। रेसिमाइजेशन कितना होगा, रेसिमिकीकरण कितना होगा, ये 40 इसके 40 को रेसिमाइज कर देगा, तो कुल 80% रेसिमीकरण होगा और 20% ऑप्टिकल प्योरिटी होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए ये 20% है, तो ये कितना होगा, ये 80% होगा, ठीक है। और 80% होगा तो रेसिमाइजेशन कितना होगा, कम वाले से दिखेंगे, कम वाले से 20 वाला इसके 20 को रेसिमाइज कर देगा, बचा कितना, 60, तो 60% इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी हुई। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर इसको 0% कर दो, तो इसको 100% हमने कर दिया, तो रेसिमाइजेशन 0% ही रहेगा। भाई ये पूरा का पूरा 100% है, तो रेसिमीकरण तो यहां पर होगा ही नहीं, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी, 100% होगी। आई बात समझ में। तो ये हुआ यहां पर ऑप्टिकल प्योरिटी। तो ये जो है एनिसोमेरिक एक्सिस से या ऑप्टिकल प्योरिटी, ये क्या शो करती है, आधिक्य को, कि कितना ज्यादा है। अब तुम्हें याद होगा अभी इसके पहले वाले में मैंने तुमसे कहा था अल्फा = θ/L/c होता है, बोला था ये। और मैंने ये भी कहा था कि किसी भी प्रकाश सक्रिय यौगिक के लिए अगर L या C में हम परिवर्तन करते हैं तो थीटा में परिवर्तन होता है, लेकिन अल्फा फिक्स होता है। लेकिन ये अल्फा तब तक फिक्स होगा जब वो प्रकाश सक्रिय यौगिक प्योर है। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक है, उसका अल्फा है 20 डिग्री है, क्या है, विशिष्ट घूर्णन कोण कितना है, 20 डिग्री है। तो ये 20 डिग्री कब होगा, जब 100% डेक्स्ट्रो होगा। और अगर उसी का मिरर इमेज की बात करें तो उसका अल्फा कितना होगा, उसका -20 डिग्री होगा। ये डेक्स्ट्रो का है तो ये लीवो का है, तो ये प्योर फॉर्म में होगा। अब सोचो किसी डेक्स्ट्रो में हम लीवो मिक्स कर दें, 10% मतलब 100% में हमने 10% मिक्स कर दिया,
10% करने से ऑप्टिकल प्योरिटी पहले 100% थी, अब कितनी होगी 80%। तो जो उसका अल्फा होगा वो अल्फा भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम उसमें डेक्स्ट्रो में लीवो मिक्स करें या लीवो में डेक्स्ट्रो मिक्स करें तो मिक्सिंग से क्या होगा, फिर विशिष्ट घूर्णन कोण भी परिवर्तित होगा। और कितना होगा, अब ये डिपेंड करेगा उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी पर। मान लीजिए प्योरिटी, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ऐसा विलयन जिसमें 90% डेक्स्ट्रो है और 10% लीवो है, तो उस मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा कितना होगा, 80% हो जाएगा। किसी के अंदर 60% डेक्स्ट्रो है, 40% लीवो है, तो उसका विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा कितना हो जाएगा, 20% रह जाएगा। 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो बराबर बराबर कर दें तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी, 0। तो बताइए ऐसे विलयन का विशिष्ट घूर्णन कोण कितना होगा, 0 होगा। अब ये तो 100% रेसिमाइजेशन हो गया है, तो प्रकाशीय शुद्धता 0%, मतलब उसमें से लाइट अगर हम पास करेंगे तो कोई उसमें से लाइट रोटेट नहीं होगा उसका प्लेन। ठीक है, अब इसका हम एक फॉर्मूला भी यहां पर ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला होता है D माइनस एल अपॉन डी प्लस एल, ठीक है, इंटू 100। ये D और L का मतलब मात्रा का मान है कि जैसे हमें 10 ग्राम दे रखा है D और L दे रखा है 4 ग्राम, तो अगर ग्राम वगैरह में दे रखा हो तो हम इससे ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका होता है निकालने का, इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल्स टू अल्फा मिक्सचर डिवाइड बाई अल्फा प्योर इनटू 100। ये देखो ये मिक्सचर का है, ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है, तो उसका ये विशिष्ट घूर्णन कोण होगा अल्फा मिक्सचर, और ये उसकी प्योर फॉर्म और इंटू 100। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसके बाद यहां पर ये हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है इन्हीं फॉर्मूला से। देखो क्या है, देखो यार एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या है। देखो इसको मैं ऐसे बता सकता हूं, फिर से समझना। मान लीजिए ये एक पोलरिमीटर ट्यूब है, इसके अंदर हमने यहां पर एक सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन भरा, 2-ब्यूटेनॉल भर दिया। 100%, अच्छा ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो और माइनस का मतलब लीवो। हमने प्लस का भरा, डेक्स्ट्रो का भरा 100%। अब इसमें हमने क्या करा, धीरे धीरे इसका मिरर इमेज, मतलब इतना हमने मिरर इमेज भर दिया। 10% डेक्स्ट्रो निकाल दिया और 10% लीवो भर दिया। तो लीवो के भरने से क्या होगा, इसकी मात्रा कम होगी। तो ये वाला एल इसके समान अमाउंट को, जितना अगर 10% ये है तो 10% डेक्स्ट्रो को भी ये रेसिमाइज कर देगा। रेसिमाइज कर देगा तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो बचा हुआ ही एनेंशियोमेरिक एक्सिस होगा या फिर वो ऑप्टिकल प्योरिटी होगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। देखो अब देखो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, उस विलयन का विशिष्ट घूर्णन कोण, विशिष्ट लिखा है अल्फा। देखो अगर कहा जाए सिंपल घूर्णन कोण तो थीटा, लेकिन अगर बोला जाए विशिष्ट घूर्णन कोण तो फिर अल्फा। तो क्वेश्चन है उस विलयन का विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा क्या होगा जिसमें से 6 ग्राम प्लस 2-ब्यूटेनॉल, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, तथा 4 ग्राम माइनस 2-ब्यूटेनॉल मिला हो। ठीक है, यदि अल्फा प्योर इक्वल्स टू प्लस 13.6 डिग्री दे रखा है तो हमें निकालना यहां पर क्या है, उस मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कोण निकालना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करें, ऑप्टिकल प्योरिटी निकालें इस विलयन की। कैसे निकालेंगे, डी हमें दे रखा है 6 ग्राम। क्या फॉर्मूला होता है, डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू पुट करो, डी कितना दे रखा है 6, एल कितना दे रखा है 4, डी 6 प्लस 4 इंटू 100। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितना आया, ये आया 20%। ठीक है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का प्योरिटी कितना आया, 20% ऑप्टिकल प्योरिटी आया। अब हमें निकालना क्या है, हमसे बोला है उस विलयन का, मिक्सचर का विशिष्ट घूर्णन कोण, मतलब हमें अल्फा मिक्सचर निकालना है।
तो चलिए ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल्स टू अल्फा मिक्सचर डिवाइड बाई अल्फा प्योर इनटू 100। अब ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आई थी, 20 आई थी, ये वैल्यू रखी। अल्फा मिक्सचर तो हमें निकालना ही है, और अल्फा प्योर कितना दे रखा है, 13.6 दे रखा है, इनटू 100 करें। तो अब अगर हम इसमें से यहां से अल्फा मिक्सचर निकालें, इसको सोल्व करेंगे, तो ये आएगा करीब 2.7 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 6 ग्राम प्लस 2 ब्यूटेनॉल था, उसमें 4 ग्राम माइनस 2 ब्यूटेनॉल मिला दिया, तो मिलाने के बाद उस विलेन का विशिष्ट घूर्णन कोण कितना हो जाएगा, 2.7 डिग्री हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या दे रखा है, देखो, यदि प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें प्लस 2 ब्यूटेनॉल भी है और माइनस 2 ब्यूटेनॉल भी है, मतलब रैसिमिक मिक्सचर है, के मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा माइनस 9.7 डिग्री है। देखो माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब भाई प्लस भी है माइनस भी है। अब दोनों की मात्रा समान या असमान, भाई अगर दोनों की मात्रा समान होती तो 100% रैसिमीकरण होता, और अगर 100% रैसिमीकरण होता तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन यहां पर अल्फा की वैल्यू माइनस 9.7 है, मतलब प्लस और माइनस में माइनस की मात्रा ज्यादा है और प्लस की मात्रा कम है। अब वो कितनी ज्यादा कितनी कम है वही तो हमें निकालना है। तो प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल के मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कोण अल्फा माइनस 9.7 डिग्री है। तो मिश्रण में उपस्थित प्लस 2 ब्यूटेनॉल तथा माइनस 2 ब्यूटेनॉल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। यदि अल्फा प्योर, ये तो हमको दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो फिर तो बताना मुश्किल है। यदि अल्फा प्योर कितना दे रखा है, माइनस 13.5 डिग्री है, तो माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी का दे रखा है। अगर डेक्स्ट्रो का होता तो ये वैल्यू प्लस में आ जाती। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो यहां पर ऑप्टिकल प्योरिटी हमें ये बतानी है, ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। अल्फा मिक्सचर माइनस अल्फा प्योर इनटू 100, ये निकालना है। ठीक है, चलो ठीक। अब यहां पर हमें कुल मिलाकर पहले क्या निकालें, ऑप्टिकल प्योरिटी निकालें। कितना दे रखा है, अल्फा मिक्सचर दे रखा है 9.7 डिवाइड बाई अल्फा प्योर कितना दे रखा है 13.5 इनटू 100। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 72%। अब जरा देखो, तुम ये सोचोगे कि इसकी वैल्यू तो माइनस में दे रखी है, तो माइनस लिखा होना चाहिए। भाई माइनस का मतलब फिर से कह रहा हूं, मैथमेटिकल वाला माइनस नहीं है, बस ये माइनस शो कर रहा है कि ये लीवो रोटेटरी है, मतलब लीवो की मात्रा ज्यादा है, बस ये हमें याद रखना है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है, 72% है। इसका मतलब एनिसोमेरिक एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी कितना है, 72%, मतलब लीवो की मात्रा 72% ज्यादा है, ये मतलब है। तो कहने का मतलब, अब देखो ये पोलैरिमीटर ट्यूब है, ये मैंने इसको ऐसे करा, यहां से यहां तक ये वॉल्यूम कितना है 72%, और यहां से यहां तक का कितना बचा है 28% है। इसका मतलब 72% यहां पे कौन है, लीवो, ये तो आधिक्य में है, एक्सिस में है। बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बचा हुआ रैसिमिक मिक्सचर है। तो 28% रैसिमिक मिक्सचर है। रैसिमिक का मतलब 14% तो डेक्स्ट्रो
और 14% लीवो, तभी तो 28% रेसिमिक बनेगा। अब देखो हमसे पूछा हुआ है यहां पर +2 ब्यूटेनॉल तथा -2 ब्यूटेनॉल की प्रतिशत मात्रा की गणना करो। अब मैं तुमसे ये कहूं परसेंटेज अमाउंट ऑफ एल, लीवो की मात्रा पहले निकाले, आधे में कौन है लीवो, तो लीवो 72% तो लीवो है ही सही, और इस 28% में भी तो आधा डेक्स्ट्रो और आधा लीवो है, तो क्या करेंगे 28 डिवाइड बाई 2 कितना आया 14 प्लस 72 कितना हुआ, ये हुआ 86%। तो कहने का मतलब एल की मात्रा कितनी हुई 86%, और अगर 86% मात्रा एल की है तो डी की मात्रा कितनी होगी, 100 में से 86 को घटा दो कितनी आ जाएगी 14%। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं परसेंटेज अमाउंट ऑफ डी कितना होगा 100 माइनस 84 कितना 14%, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो आया 14% और लीवो आया 86%। ठीक है, ये मात्रा निकल आई। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा ऑप्टिकल प्योरिटी का, साइनेंशियोमेरिक एक्सिस। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब प्रकाशीय समायों की गणना। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें ये टॉपिक समझना जरूरी होगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है स्टीरियो सेंटर, मतलब त्रिविम केंद्र, और एक और होता है स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब त्रिविम क्षेत्र। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, चलो ठीक है बात करते हैं इसमें। तो पहला स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या है, देखो यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जिस पर किसी प्रकार के अंतर परिवर्तन से उसके विन्यास में बदलाव हो जाए, स्टीरियो सेंटर कहलाता है। मतलब ऐसा परमाणु जिस पर जो दो ग्रुप हैं, अगर उन दो ग्रुप्स को या दो एटम को आपस में इंटरचेंज कर दें और इंटरचेंज करने से उनका विन्यास चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं त्रिविम केंद्र। देखो कैसे, जैसे मैं यहां पर ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये वाला, ये हमको पता है कि ये वाला यौगिक जो होता है, ये यौगिक कैसा है, ये सिस 2 ब्यूटीन है, जानते हैं सब लोग सिस 2 ब्यूटीन। अब देखो यहां पर इस जगह कौन है, कार्बन है। अब इस कार्बन से एक तो मेथिल जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, जैसे CH3 नीचे आए और H ऊपर आएगा तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो चेंज हो गया, विन्यास चेंज हो गया। यहां पहले सिस था, सिस का क्या बन गया ट्रांस। तो ऐसा किस जगह हुआ, इस वाले कार्बन पर ऐसा हुआ। अच्छा जी, अब यहां पर देखो, यहां पर भी तो कार्बन है। अब अगर मैं इस पर इंटरचेंज नहीं करूं, इस वाले कार्बन पर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, तो भी क्या हो जाएगा, सिस का क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो यहां पर इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसे दो कार्बन हैं जिनके अबाउट अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो विन्यास बदल जाता है, सिस का ट्रांस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों कार्बन होंगे ये क्या होंगे, ये स्टीरियो सेंटर होंगे, त्रिविम केंद्र होंगे। तो एक तो ये होगा और एक ये वाला होगा। इट मींस इस वाले यौगिक में ये दो कार्बन त्रिविम केंद्र होंगे। ठीक है, यहां पर आओ। अब इस वाले में देखो, ये वाला जो यौगिक है ये क्या शो करेगा, ये वाला कार्बन कैसा है, किरिल कार्बन है, ये प्रकाश सक्रिय होगा और इसका कुछ न कुछ विन्यास भी होगा। जैसे हमसे कहा जाए विन्यास क्या है, तो आप देखो I नंबर 1, BR नंबर 2, Cl का 3 दिया और F का नंबर 4 दिया। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पर होता है क्लॉकवाइज S होता है और एंटी क्लॉकवाइज R होता है। यहां पर ये एंटी क्लॉक आ रहा है तो इसका विन्यास क्या हुआ, R हुआ। ठीक है, अभी जो दे रखा है उसमें इसका विन्यास R है। ठीक है, मान लिया। अब क्या करो, इस कार्बन से जुड़े किन्हीं भी दो ग्रुप को इंटरचेंज करो, इसको करो आपस में या इसको करो, तो हम देखते हैं R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो विन्यास चेंज हुआ। किस कार्बन पर ऐसा करने से विन्यास चेंज हो रहा है, इस वाले कार्बन पर ऐसा करने से विन्यास चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो कार्बन होगा इसको बोलेंगे त्रिविम केंद्र, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखो,
तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन किरेल है, ये कार्बन भी किरेल है, दोनों कार्बन किरेल है। तो इसका भी कुछ ना कुछ विन्यास होगा, या तो आर होगा या एस होगा, ये भी आर होगा या एस, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इस कार्बन पर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो आर का एस हो जाएगा, इस कार्बन पर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो भी आर का एस या एस का आर। कहने का मतलब विन्यास बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, विन्यास बदल रहा है। कहां पर, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों कार्बन पर विन्यास बदल रहा है इंटरचेंज करने से। तो ये दोनों कार्बन भी क्या होंगे, किरेल केंद्र होंगे। ठीक है, याद रखो। तो इस वाले में 2 किरेल केंद्र, इसमें एक अकेला किरेल केंद्र और इसमें 2 किरेल केंद्र होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ स्टीरियो सेंटर की बात। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टीरियोजेनिक एरिया, त्रिविम क्षेत्र क्या होता है। चलो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन इसका है, अणु में उपस्थित वह क्षेत्र जो त्रिविम समावयवता जैसे कि प्रकाशित समावयवता अथवा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता हो, स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाता है। मतलब अणु में वह भाग जो स्टीरियो आइसोमरिज्म में शो करे। अब जब भी हम बोलेंगे स्टीरियो, तो स्टीरियो का मतलब वो ज्यामितीय भी हो सकता है या फिर वो प्रकाशीय भी हो सकता है। याद रखना, अगर कभी आपसे कहा जाए ज्यामितीय तो हम सिर्फ ज्यामितीय की बात करेंगे, हमसे बोला जाए प्रकाशीय तो हम सिर्फ प्रकाशीय की बात करेंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाए स्टीरियो, तो स्टीरियो का मतलब ज्यामिति भी है और प्रकाशीय भी है, दोनों की बात करी जाएगी। तो यहां पर मतलब कहने का मतलब वह भाग जो स्टीरियो आइसोमरिज्म में शो करे। स्टीरियो का मतलब प्रकाशीय शो करे या फिर ज्यामिति शो करे, क्या कहलाता है, वो स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाता है। अब देखो, जैसे यहां पर यही वाला हमने मॉलिक्यूल फिर से लिखा, दिस कंपाउंड इज सिस ट्यूब्यूटीन। ये मॉलिक्यूल सिर्फ क्या शो करता है, एक चीज और याद रखना, तुम्हें ऐसे जो कंपाउंड दे रखे होंगे, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे, या फिर कौन से यौगिक प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे, या फिर कौन से यौगिक ज्यामिति भी शो करें और प्रकाशीय भी शो करें, दोनों शो करें। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। जैसे ये वाला मैं बात करूं, ये वाला यौगिक, इसका एक ज्यामिति एक समावयव, तो ये सिस हमें दे रखा है सिस। अच्छा, ये सिस किसके अबाउट है, डबल बॉन्ड के अबाउट ये ज्यामिति शो करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड यहां पर जो है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये स्टीरियोजेनिक एरिया है, याद रखना। ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक एरिया और ये कार्बन स्टीरियो सेंटर, ये कार्बन भी स्टीरियो सेंटर। तो इस यौगिक में स्टीरियो सेंटर तो 2 हैं, लेकिन स्टीरियोजेनिक एरिया ये एक है, कौन, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे आओ। अब ये वाला क्या शो करेगा, ये सिर्फ प्रकाशीय शो करेगा, ये ज्यामिति शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा ज्यामिति है, क्योंकि इसमें तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब मुक्त घूर्णन है यहाँ तो मुक्त घूर्णन वाले ज्यामिति शो नहीं करते हैं। तो इसमें ये इस किरेल कार्बन के कारण ऑप्टिकल शो कर रहा है। तो ये जो किरेल कार्बन होगा यही स्टीरियोजेनिक एरिया होगा। अच्छा, स्टीरियोजेनिक एरिया को हम शो करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, तो इसमें बताइए, इसमें एन का वैल्यू कितना है, इसमें एन का वैल्यू 1 है, इसमें एन का वैल्यू भी 1 है, और इस वाले में जो स्टीरियोजेनिक एरिया है वही स्टीरियो सेंटर भी है। ठीक है, दोनों एक ही है, कॉमन है। इस वाले केस में देखो, यहां पर ये हमें दे रखा है क्यूमुलेटेड सिस्टम दे रखा है, 2 डबल बॉन्ड लगातार दे रखे हैं, और ये दोनों ग्रुप भी अलग हैं, ये दोनों ग्रुप भी अलग हैं। अब आपसे कहा जाए बताइए ये कौन सी समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो तुमको बताया था मैंने, क्यूमुलेटेड सिस्टम में अगर 2 डबल बॉन्ड हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, मतलब सम संख्या में लगातार डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग हैं, तो वो प्रकाशीय शो करेगा। और अगर 3 हो या 5 हो या 7 हो, मतलब विषम है, तो ज्यामिति शो करेगा। ये सब बता चुका हूं मैं। तो ये वाला ऑप्टिकल शो करेगा किसके अबाउट, इस सिस्टम के अबाउट। तो इस सिस्टम को मैंने ऐसे हाईलाइट करा, इसके अबाउट ये ऑप्टिकल शो करेगा। तो यहां पर भी ये पूरा का पूरा एक सिंगल सिस्टम मानेंगे, ये पूरा सिस्टम एक सिंगल सिस्टम होगा। और इसमें एन का वैल्यू, एन का मतलब क्या हुआ, स्टीरियोजेनिक एरिया हुआ, कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये वाला देखो, अब इसमें यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 का मतलब विषम डबल बॉन्ड है, और ये दोनों भी अलग, ये दोनों भी अलग। तो ऐसे यौगिक क्या शो करते हैं, ज्यामिति शो करेंगे।
तो ये ज्यामिति किसके अबाउट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के, इसके अबाउट शो करेंगे ज्यामिति है। आई बात समझ। तो ये पूरा का पूरा, अब यहां गलती ये मत कर देना कि भी 3 डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो n का वैल्यू 3 ले लिया ना, यहां पर ये पूरा का पूरा एक सिंगल सिस्टम माना जाएगा। आई बात समझ। तो ये इसके अबाउट ज्यामिति शो करेगा, ये इसके अबाउट ऑप्टिकल शो करेगा। तो इसमें भी n का वैल्यू 1 है और इसमें भी n का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिया यहां पर अल्कीन टाइप के कंपाउंड, किरिल कार्बन के कंपाउंड, फिर हमने ये सिस्टम लिया, क्यूमुलेट सिस्टम की बात हमने करी। अब थोड़ा सा हम ऐसे स्पायरो कंपाउंड की भी बात करें यहां पर। अब देखो इस यौगिक में क्या दे रखा है हमें, ये 2 रिंग का स्पायरो दे रखा है। यहां पर ये CH3 हमने लिखा, एक H यहां लिखा, यहां पर भी CH3 लिखो और एक H लिखो। देखो दोनों ग्रुप अलग अलग, ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग। अब बताइए स्पायरो सिस्टम में अगर 2 रिंग हो तो क्या शो करता है, ये ऑप्टिकल शो करेगा। सब बता चुका हूं मैं, ये देखना पिछले लेक्चर में। तो ये वाला ऑप्टिकल शो करेगा। अब हमसे बात करें कि इसमें स्टेरियोनिक एरिया क्या होगा, कौन सा क्षेत्र प्रकाशी शो करेगा। तो इस केस में हम यहां से इन समूहों को छोड़कर बाकी का जो पार्ट होगा इसको हम एरिया में काउंट कर लेंगे। ये पूरा एरिया है जो ऑप्टिकल शो करेगा। तो इसके लिए n का वैल्यू कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। इसी प्रकार से फिर एक यौगिक इस प्रकार कर दिया जाए, थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ाएं। यहां पर लिखा CH3H, यहां पर भी लिखा CH3H। अब देखो इस वाले केस में क्या करें, यहां पर हमें 3 रिंग दे रखी है स्पायरो के, और ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट। तो ऐसे यौगिक तुम्हें याद होगा कि इसमें टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, और सेम प्लेन में होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और गिवन फॉर्म जो है, जो दे रखा है, ये एक सिस फॉर्म भी है। ठीक है, तो इस केस में ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। किसके अबाउट, इस वाले एरिया के अबाउट शो करेगा। इस पूरे एरिया को हम क्या मानेंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है, तो यहां पर भी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब इसमें मैं एक काम करता हूं, 1-2 एग्जांपल ऐसे भी लेके चले हम लोग। देखो कैसे, जैसे यहां पर ये मैंने इसको लिया CH3HOH एंड यहां पर लिया HCl, देन CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस मॉलिक्यूल में हमसे कहा जाए, देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो है स्टीरियोजेनिक एरिया। इसका हम यूज कैलकुलेशन में लेंगे। स्टीरियो सेंटर का यूज इतना नहीं है जितना यूज इसका है, तो ये तो बहुत अच्छे से तुम्हें आना चाहिए। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल हमें दे रखा है। अब तुम बताओ इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो यहां पर देखो इस केस में ये वाला कार्बन क्या है, स्टीरियो सेंटर है, मतलब ये कायरल सेंटर है। और अगर कायरल सेंटर है तो ये त्रिविम केंद्र भी होगा और ये स्टीरियोजेनिक एरिया भी होगा। तो एरिया एक तो ये आया, एक ये भी कायरल सेंटर है, तो एक एरिया इसको भी गिनेंगे। और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो एक एरिया ये भी होगा। तो बताइए इसमें n का वैल्यू कितना आया, 1, 2 और 3। तो इसमें हम n का वैल्यू 3 लेके चलेंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अगर मॉलिक्यूल हमें दे रखा है तो हमें उसमें स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो खैर, तो ये पार्ट हुआ कंप्लीट, स्टीरियो सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इसमें कैलकुलेशन पार्ट पर। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इसको ऑप्टिकल कहें या स्टीरियो आइसोमर भी बोल सकते हैं, नॉट ओनली ऑप्टिकल, स्टीरियो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसमें 2 केस है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। भाई इसमें फॉर्मूला है, बहुत केयरफुली इन फॉर्मूलाज को याद रखना। ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम पूरा क्लियर करेंगे। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। फर्स्ट केस फॉर अनसिमेट्रिकल मतलब असममित अणु, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और एक हमने लिया फॉर सिमेट्रिकल सममित मॉलिक्यूल।
तो दो प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, दो प्रकार के अणु हो सकते हैं, सम्मित एंड असम्मित। तो जब कभी भी हमें कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले ये देखो कि मॉलिक्यूल सम्मित है या असम्मित है। ये पहली चीज तो ये देखनी होगी। अब इसके बाद चलो आगे चलें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असम्मित मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो कुल प्रकाशीय समावयों की संख्या, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर टी का मतलब टोटल, ये होगा 2 to the power n। और n यहां पर क्या है? n यहां पर है स्टीरियोजेनिक एरिया। ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर। n का मतलब होगा स्टीरियोजेनिक एरिया, नॉट सेंटर। सेंटर की बात नहीं करना है, एरिया की बात करनी है, ठीक है। तो कुल प्रकाशीय समावयों की संख्या टी का मतलब टोटल 2 to the power n, सिंपल सा फॉर्मूला, ओके। उसके बाद आओ, अब देखिए प्रकाशीय समावयवी है, तो प्रकाशीय समावयवी तो प्रकाश सक्रिय भी हो सकते हैं और प्रकाश असक्रिय भी हो सकते हैं। याद रखो, समावयवी में असक्रिय भी हो सकते हैं, देखेंगे अभी हम और आगे। तो कुल प्रकाश सक्रिय समावयों की संख्या, तो अगर मॉलिक्यूल असम्मित है, मॉलिक्यूल असम्मित है मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है, तो वो उसके जितने भी समावयवी होंगे सबके सब प्रकाश सक्रिय होंगे। प्रकाश असक्रिय तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिमेट्री ही नहीं है। तो कुल समावयों की संख्या t 2 to the power n है, तो कुल प्रकाश सक्रिय समावयों की संख्या a का मतलब एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना a, ये होगा 2 to the power n, दोनों बराबर होंगे। अच्छा, फिर आगे चले। कुल मेसो का मतलब प्रकाश असक्रिय। मीजो यौगिक क्या होते हैं? प्रकाश असक्रिय होते हैं। तो कुल मीजो समावयों की संख्या m का मतलब मीजो है, ये कितनी होगी? 0 होगी। याद रखो, कोई बन ही नहीं सकता, मीजो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता मीजो? क्योंकि हमको पता है मीजो के लिए सिमेट्री होना जरूरी है, और हमने पहले ही बोल दिया कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें तो मीजो बिल्कुल 0 होगा। और जितने प्रकाश सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, वो सबके सब कुल समावयवी होंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, केस नंबर 2। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। केस सेकंड में है फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सम्मित अणु के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर सम्मित अणु के लिए भी 2 केस है, ये भी याद रखना। पहला केस क्या है? यहां पर n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n का मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया, तो n की वैल्यू सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो अगर n की वैल्यू सम है, इफ n इज इवन का मतलब सम, तो अगर सम है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। इफ n इज ऑड मतलब विषम, तो अगर विषम है तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो देखो क्या है पहला केस, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का पहला केस। इफ n इज इवन मतलब सम हो, तो t का मतलब कुल समावयों की संख्या, t का मतलब टोटल, कुल होगा 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power p minus 1। और p का वैल्यू क्या होगा? जब हमने बोल दिया है कि n सम है, तो p का वैल्यू होगा n/2, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ कुल। अब देखो यहां पर मॉलिक्यूल सम्मित है, सम्मित मॉलिक्यूल प्रकाश सक्रिय भी होंगे और प्रकाश असक्रिय भी होंगे। तो ये तो हुआ कुल, ये तो हो गया टोटल। अब आगे हम a पर, a का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय समावयों की संख्या कितनी? 2 to the power n-1। और m का मतलब मीजो का मतलब प्रकाश असक्रिय यौगिकों की संख्या 2 to the power p-1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल है
ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया, टोटल का वैल्यू हो गया A प्लस M, मतलब एक्टिव में मेसो जोड़ दो तो टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ सम के लिए। अब अगर n यहां पर ऑड है, विषम है, तो टोटल आइसोमर्स होते हैं, टोटल कुल समावी 2 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, और एक्टिव कितने होंगे, ए का मतलब एक्टिव प्रकाश, सक्रिय कितने होंगे, ये होते हैं 2 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू दी पावर p माइनस 1। यहां पर माइनस आ जाएगा, याद रखना ही है। ठीक है, अच्छा p का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि n यहां पर विषम है तो p का वैल्यू होगा n प्लस 1/2। याद रखना, सम है तो n/2 और विषम है तो n प्लस 1/2। ठीक है, और m का मतलब मीजो, मीजो की संख्या यहां पर होगी 2 टू दी पावर p माइनस 1। ठीक है, और अगर एक्टिव को और मीजो को आपस में जोड़ दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, देख लेना। ठीक है ना, तो ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर से कह रहा हूं, दो केस है, पहला तो है सम्मित और दूसरा है पहला केस तो है असम्मित अणु और दूसरा केस है सम्मित अणु। और सम्मित अणु में भी दो केस है अलग अलग। अब ये दोनों केस किस पर डिपेंड करेंगे, n की वैल्यू पर। n सम है तो ये फॉर्मूला और n विषम है तो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। और एक चीज और, ये दो थे ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला, तुम्हें याद होगा इसके पहले हमने ज्योमेट्रिकल भी पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो फॉर्मूला है वो भी तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है ना, वो भी साथ में लिख कर रखना। तो चलो देखेंगे हम कि ज्योमेट्रिकल का फॉर्मूला कब काम आएगा और ऑप्टिकल का फॉर्मूला हमें कब काम में लेना है। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मूले की बात। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल्स में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। चलिए, अब इसमें जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स में हमें बताना है कि इनके कितने आइसोमर्स होंगे। ये कैलकुलेशन हमें इन सब में अप्लाई करना है। अब देखो, यहां पर इस तरफ जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसको अब मैंने यहां पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। क्या था फॉर्मूला, जरा बताइए। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला कितना था, 2 टू द पावर n। एक्टिव का कितना था, 2 टू द पावर n, दोनों सेम थे। और मीजो कितना था, 0। केस सेकंड में हमने क्या लिखा था, फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल कितना था, ये था 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड 2 टू द पावर p माइनस 1, ये टोटल का था। उसके बाद एक्टिव का था, एक्टिव का कितना था, 2 टू द पावर n माइनस 1 और मीजो कितना था, 2 टू द पावर p माइनस 1, ये फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये फॉर्मूला कब था, जब तुम्हें बोला था मैंने n का वैल्यू क्या हो, n क्या होना चाहिए, E1। E1 का मतलब क्या, E1 का मतलब क्या, सम अगर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और उसमें p का वैल्यू कितना था, n/2। इसी प्रकार से इफ n इज ऑड, n विषम हो तो ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। ये सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाइए इन एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करें। तो देखो, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है इसमें बताना है कुल कितने समावेशी होंगे। तो सबसे पहले क्या करें, n का वैल्यू निकालें। और n का वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हमें देखना ये है, ये पता करना है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये पता करना है सबसे पहले। तो देखो, यहां पर किरेल कार्बन की मैं बात करूं तो ये किरेल कार्बन है और ये भी किरेल कार्बन है, दोनों किरेल कार्बन है। अच्छा, इस वाले किरेल कार्बन पर कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, HOH, यहां पर भी HOH, ये दोनों समान है। लेकिन इस किरेल कार्बन से उधर CHO जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इस किरेल कार्बन पर CH2OH जुड़ा हुआ है। तो अगर किरेल कार्बन से जुड़ने वाले समूह अलग अलग हैं, अगर जुड़ने वाले समूह अलग अलग हैं तो वो असम्मित अणु होगा। असम्मित का मतलब ऑलवेज, ऑलवेज असम्मित रहेगा। इसमें कभी भी सिमेट्री नहीं आ सकती, चाहे किन्हीं भी समूहों को आप इंटरचेंज करें। तो ये हो जाएगा यहां पर अनसिमेट्रिकल, ये लिखा, पहली कंडीशन तो ये। तो जैसे ही लिखा अनसिमेट्रिकल, इस वाले केस से हम आंसर निकालेंगे। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालो। तो यहां पर n का वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, तो अनसिमेट्रिकल है, n का वैल्यू 2 है।
तो बस टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, T का वैल्यू 2 to the power 2, मतलब आंसर हो जाएगा 4। और ये जो टोटल आइसोमर 4 होंगे, एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, सेम आंसर होगा, ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। मतलब जितने भी समावेवी होंगे सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा, कितने समावेवी आए, 4 आए। बताइए 4 कैसे कैसे आए, तो देखो पहला आइसोमर क्या बनेगा, ये वाले का विन्यास क्या क्या पॉसिबल है, इस किरिल कार्बन का विन्यास क्या क्या पॉसिबल है, या तो R हो सकता है या S, ये भी R या फिर S। तो कैसे बनाएंगे, एक लिखा RR और RR का मिरर इमेज SS हो गए, तो फिर एक पॉसिबल होगा RS और RS का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, SR। हो गए 4 आइसोमर, ठीक है। तो इसके कुल आइसोमर्स 4 और सभी के सभी प्रकाश सक्रिय होंगे, ठीक है जी। इस पर आओ सेकंड पर। अब सेकंड में देखो, यहां पर इस किरिल कार्बन पर एल्डिहाइड समूह है, जबकि इस किरिल कार्बन पर एल्डिहाइड ना होकर CH2OH है। तो ये वाला अणु भी कैसा है, इस अणु के लिए भी क्या कहोगे बताओ, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसमें N का वैल्यू कितना है, 1 2 3, इसमें N का वैल्यू 3 है। तो बताइए टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, T मतलब टोटल 2 to the power 3 का मतलब कितना, 8 इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। और सभी के सभी एक्टिव भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये हुआ। नंबर 3 की बात करें। अब नंबर 3 में बताइए ये मॉलिक्यूल को किस कैटेगरी में लोगे। सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करेंगे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो देखो इस किरिल कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे वाले पर एल्डिहाइड नहीं है। बस यही तरीका है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बताने का। तो देख रहे हैं कि ये समूह और ये समूह अलग अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल वाला केस होगा। तो यहां पर अब हमने फिर से लिखा, क्या लिखा बताइए, सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल है। अब N का वैल्यू बताओ, तो यहां पर ये स्टार 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 और ये भी स्टार, मतलब चारों कार्बन किरिल कार्बन है। तो चारों किरिल कार्बन है, तो N का वैल्यू कितना होगा, 4, ठीक है। फॉर्मूला लगा तो टोटल का, तो टोटल का हो जाएगा 2 to the power 4 मतलब 16। तो इस यौगिक के सबसे पहले बताओ ये यौगिक है कौन सा, ये भी एक फेमस कंपाउंड है और ये हम बात पहले कर चुके हैं। दिस कंपाउंड इज डी ग्लूकोज, याद है। तो डी ग्लूकोज के आपसे कहा जाए कुल समावियों की संख्या तो कितनी होंगी, 16 होंगी। 16 में से 8 कैपिटल डी होंगे और बाकी के 8 उनकी मिरर इमेज क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो 8 तो डी होंगे और 8 एल होंगे, टोटल 16। इसको खुद को मिलाकर इसको भी शामिल करेंगे तो 16 होंगे, ठीक है। चलो खैर ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए। अच्छा, ये टोटल 16 आए हैं, ये सभी के सभी प्रकाश सक्रिय भी होंगे। क्यों होंगे प्रकाश सक्रिय, क्योंकि इसके किसी भी समावेश में कभी भी सिमेट्री उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए सभी के सभी प्रकाश सक्रिय भी होंगे, ठीक है। इसका मेसो यौगिक इसका एक भी संभव नहीं होगा, ठीक है। आइए नंबर 4 पर। अब नंबर 4 भी फेमस कंपाउंड पता होगा, इसका नाम होता है डी फ्रक्टोज, ठीक है। डी कैसे बोला, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला OH राइट साइड में है तो ये डी होगा, डी विन्यास होगा, तो डी फ्रक्टोज। अब तुमसे कहा है बताओ इसके कुल समावियों की संख्या कितनी होंगी, ठीक है। कैसे निकालें बताओ, सबसे पहले N का वैल्यू बताएंगे। अच्छा, N के वैल्यू से पहले बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर देख रहे हैं ऊपर C डबल बॉन्ड O है, कीटोन ग्रुप है, और यहां CH2OH है, जबकि ऐसा ग्रुप नीचे नहीं है, नीचे तो नहीं है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करा यहां पर कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अब N का वैल्यू बताओ, तो ये कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल, तीनों कायरल है, तो N का वैल्यू यहां पर आ रहा है 3। बस फॉर्मूला लगा, तो टोटल आइसोमर देखो अनसिमेट्रिकल है, तो जो टोटल होगा वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। तो T इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 to the power 3, कितना आंसर हो गया, 8। तो ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स होंगे, जबकि फ्रक्टोज के टोटल 8 आइसोमर होंगे,
क्योंकि इसमें 3 किरेल कार्बन है जबकि इसमें 4 किरेल कार्बन होते हैं। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों का कुल आइसोमर्स की संख्या चेक करेंगे। चलो ठीक है, और आगे दे रखा है। अब इसमें आए हम लोग, देखो अब इस वाले में हम देखें तो यहां पर देखो इस वाले में सबसे पहले बताइए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो आप देख रहे हो इसमें यहां पर पीओएस आ सकता है, आ रहा है, पीओएस आ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब बताओ एन का वैल्यू कितना आ रहा है। एन का वैल्यू एक तो ये है और एक ये है, तो एन का वैल्यू यहां पर 2 आ रहा है। अब बताओ सिमेट्रिकल में एन कैसा है, सम, तो सिमेट्रिकल में एन सम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसके लिए हमें पी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर एन का वैल्यू 2 है तो पी का वैल्यू क्या होगा, 2/2 इक्वल्स टू 1। तो एन का वैल्यू तो 2 आ रहा है और पी का वैल्यू 1 आ रहा है। बस इसको पुट करो। तो सबसे पहले अगर हम इसमें टी का वैल्यू निकालें तो 2 to the power n-1, n कितना है 2 है, तो 2 - 1 प्लस 2 to the power p-1, p का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 - 1 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू टोटल आएगी 3। तो कुल समायोग की संख्या 3 आई। ठीक है, और उसमें से ए, अब ए की वैल्यू निकालनी है। ए का मतलब एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय कितने, 2 to the power n-1। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितनी आएगी, यही तो वैल्यू है ये वाली। तो 2 to the power 2 - 1 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव एम, मीजो कितना, 2 to the power 1 - 1 कितना आया 1। तो 2 तो होंगे प्रकाश सक्रिय और एक होगा प्रकाश असक्रिय, और जो प्रकाश असक्रिय होगा वो मीजो होगा। कौन सा वाला मीजो, ये जो दे रखा है ये मीजो फॉर्म है, ये मीजो फॉर्म है। अब आपसे कहा जाए कुल 3 है, बताओ इसके 3 कैसे बनाओगे, कैसे 3 बनाए। देखो एक तो जो दे रखा है वो खुद है, एक तो वो खुद है। अब क्या करें, इस H और इस OH को इंटरचेंज कर दो एक बार करने से यौगिक बदल जाएगा। हाँ तो बदल जाएगा, हमें तो बदलना ही तो है, आइसोमर्स ही तो निकालने हैं अलग अलग यौगिक। तो एक तो जो दे रखा है वो है और एक क्या करें, इसको बदल दें, बदलते ही यौगिक क्या हो जाएगा, प्रकाश सक्रिय, और फिर एक उसका हम मिरर इमेज भी ले लेंगे। तो 3 आइसोमर्स इसके टोटल यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके बाद नंबर 6 की मैं बात करूंगा। नंबर 6 बड़ा अच्छा एग्जांपल है। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहां पर। देखो इस वाले केस में देखो नंबर 6 में यहां पर पहले बताओ ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्यों है सिमेट्रिकल, क्योंकि इस किरेल कार्बन से ये तीनों ग्रुप और इस किरेल कार्बन के ये तीनों ग्रुप समान है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब एन का वैल्यू देखो, तो इसमें एन का वैल्यू, ये वाला कार्बन किरेल कार्बन, ये वाला कार्बन किरेल कार्बन, ये दोनों तो किरेल कार्बन है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है अब आप इसको क्या कहोगे, किरेल या अकिरेल, बताओ। देखो इस कार्बन से जुड़ने वाला H और OH तो अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन से जुड़ने वाला ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप समान दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कार्बन अकिरेल है। लेकिन ये अकिरेल, ना तो ये अकिरेल है ना ये किरेल है, ये है छद्म किरेल, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे सूडो कायरल। ये वाला कार्बन सूडो कायरल है। अब सूडो कायरल क्या होता है, देखो जैसे मैं यहां पर इनका आरएस विन्यास निकालूं तो बताइए आरएस विन्यास क्या आएगा इसका, इस वाले कार्बन का आरएस विन्यास क्या आएगा। देखो तो यहां पर इस केस में इसको 1 दिया, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको दिया 4th, तो H यहां पर 4th पर आ रहा है। तो अब 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो इसका विन्यास आएगा S, आ गया S। ठीक है, इस वाले पर देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, 4th वाला फिर हॉरिजॉन्टल पर है और 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, ये होगा यहां पर, ये भी S होगा। तो देखो यहां पर ये जो किरेल कार्बन है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर H और OH लिखा हुआ है, ऊपर वाला विन्यास S, नीचे वाला विन्यास S, दोनों का संरचना भी समान
और दोनों का विन्यास भी समान, तो ये कार्बन अभी अकिरेल है। लेकिन अगर मैं OH को और H को इंटरचेंज कर दूंगा, इंटरचेंज करते ये S वाला क्या हो जाएगा, R। अब सोचो ये हो गया R, तो अब देखो इस किरेल कार्बन के चारों समूह अलग अलग है कि नहीं है, HOH तो अलग है ही सही, यहां पर S है और यहां पर R है। अब ये कार्बन किरेल हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा कार्बन जिससे जुड़ने वाला कोई एक समूह, जिससे जुड़ने वाला एक समूह का अगर हम विन्यास बदल दें और विन्यास बदलने से वो कार्बन किरेल से अकिरेल हो जाए या अकिरेल से किरेल हो जाए, बदल जाए, तो ऐसे कार्बन को सूडो कार्बन बोलते हैं, छदम किरेल कार्बन। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन तो किरेल कार्बन है। ये किरेल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से जुड़ने वाले ये जो समूह है इनमें आप कितना भी RS चेंज करो, ये किरेल था, किरेल है और हमेशा किरेल रहेगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस कार्बन से जुड़ने वाले इन समूहों का अगर हम RS विन्यास बदल दें तो ये किरेल कार्बन कभी तो किरेल हो जाएगा, कभी अकिरेल हो जाएगा। तो ऐसे कार्बन को सूडो कैरल बोलते हैं। और सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि किसी कार्बन से मान लो H और OH जुड़ा है, या Cl लगा दो या NH2 लगा दो, और इधर ये दो समूह आपस में एक R हो एक S हो, या फिर दो समूह आपस में एक का विन्यास E हो और एक का विन्यास Z हो, मतलब दो समूह एक दूसरे के या तो प्रकाशीय समावेवी हो या दो एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो, तो ऐसे केसेस में ये जो कार्बन होगा इस कार्बन को सूडो कैरल कार्बन बोलेंगे, छदम किरेल कार्बन। तो छदम किरेल कार्बन का डेफिनेशन क्या हुआ? किसी कार्बन से जुड़ने वाले दो समूह या तो एक दूसरे के प्रकाशीय समावेवी हो, मतलब एक R हो एक S हो, या फिर दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो, एक E हो और एक Z हो, तो ऐसे कार्बन को सूडो कैरल कार्बन कहते हैं। और कैलकुलेशन में हम इस N को भी काउंट करेंगे, सूडो कैरल को भी काउंट करते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो अब इसमें चलो ठीक है, ये एग्जांपल तो इसका हो गया था। अब मैं इसकी बात करूं तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देखो समझना। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ इसके अंदर सिमेट्री है या नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला OH तो इधर है, ये वाला OH इधर है, सिमेट्री तो नहीं, ठीक है, इसमें सिमेट्री नहीं है। क्या आप इसमें अदला बदली करके सिमेट्री ला सकते हो क्या? एक बार चेंज करके, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने भी बार चेंज करके क्या आप सिमेट्री ला सकते हो क्या? हाँ, ला सकते हैं। कैसे? इस वाले कार्बन का ये H इधर लाओ और OH इधर लेकर आ जाओ, तो ये वाला OH इधर आ जाएगा, तो फिर तो सिमेट्री आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये बदला क्यों, इंटरचेंज क्यों करा एक बार? भाई हमें इसके आइसोमर्स निकालने हैं। आइसोमर्स एक यौगिक नहीं होता है, अलग अलग यौगिक होते हैं। तो यहां पर हमें अदला बदली करनी है, एक बार करो या दो बार या तीन बार, बस सिमेट्री लेकर आना है। अगर सिमेट्री आ जाए तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और अदला बदली करने के बाद कितनी भी अदला बदली करी और कभी भी सिमेट्री नहीं आई तो वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो फिर कह रहा हूं अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करेंगे? अगर किसी मॉलिक्यूल की किसी भी एक फॉर्म में मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की कई सारी फॉर्म है, कई सारे समावेवी हैं, अगर एक भी समावेवी में सिमेट्री आ जाए तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल माना जाएगा। हमें गिवन फॉर्म से मतलब नहीं है। ये इसमें इस एग्जांपल का ये वाला फॉर्म दे रखा है, इस वाली फॉर्म में सिमेट्री नहीं आ रही है, लेकिन इसको हम बदल कर इंटरचेंज करके इसकी दूसरी फॉर्म बनाए और दूसरी फॉर्म में हम सिमेट्री चेक करें और सिमेट्री आ जाए तो फिर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें सिमेट्री आ रही है, इंटरचेंज करने के बाद सिमेट्री आ जाएगी, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। N का वैल्यू 1 2 3, ये वाला कार्बन सूडो कैरल गिनेंगे, N की वैल्यू में इसको भी गिनेंगे। बस अब देखो यहां पर सिमेट्रिकल है और N विषम है, तो फॉर्मूला ये लगाएं कि ये लगाएं, ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। N इज ऑड और P का वैल्यू कितना होगा, N+1/2, तो ठीक है, यहां पर N का वैल्यू 3 आया
तो P का वैल्यू कितना होगा 3 + 1/2 कितना आया 2 आया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो इसके लिए T का वैल्यू कितना होगा बताओ। इसके लिए T का वैल्यू 2 to the power n-1। तो n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 - 1 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4। इसके कुल समायों की संख्या 4 होगी। ठीक है। अब उसमें से एक्टिव निकालो। एक्टिव समावेवी कितने होंगे, तो एक्टिव समावेवी ये रहा 2 to the power n-1 - 2 to the power p-1। इस वैल्यू को पुट कर लो तो ये हो जाएगा n-1 का मतलब 3 - 1 एंड माइनस p-1। p का वैल्यू कितना आया 2, ये आया तो ये होगा 4 - 2 कितना आया 2। टोटल एक्टिव आइसोमर्स होंगे 2। और अब मीजो निकालो। मीजो का मतलब m की वैल्यू कितनी है 2 to the power p-1। p का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बताओ 2। जस्ट कैलकुलेशन है 2 - 1 ये आया 2। तो मतलब टोटल एक्टिव इसके 2 होंगे प्रकाश सक्रिय, और मीजो कितने होंगे 2, और 2 मिलकर कितने हो गए 4। ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर आओ 7th नंबर में देखो, यहां पर हमें सबसे पहले बात करनी है सिमेट्री की। सिमेट्री है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं गिवन फॉर्म में तो सिमेट्री नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई, अगर 4 कैरियर कार्बन हैं तो सिमेट्री चारों के बीच में से पास होगी। मान लीजिए ऐसे ले, तो इसके अबाउट इसमें OH इधर आ रहा है, इसमें OH इधर की तरफ आ रहा है, नहीं है। लेकिन क्या इंटरचेंज करके आप सिमेट्री ला सकते हो, क्या ला सकते हैं, कैसे, H को इधर ले जाओ, OH को इधर ले जाओ, यौगिक बदल जाएगा। ठीक है, बदल ले दो, हमें तो सिमेट्री चेक करना है। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद सिमेट्री आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, बात खत्म। अच्छा, n का वैल्यू कितना आ रहा है, अब n का वैल्यू 1 2 3 4, n का वैल्यू 4 आ रहा है, तो सिमेट्रिकल में n का वैल्यू E1, सिमेट्रिकल n का वैल्यू E1, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इसमें t का वैल्यू क्या होगा, इसमें t का वैल्यू होगा 2 to the power n-1, मतलब n का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 - 1 एंड उसके बाद +2 to the power। अच्छा, n का वैल्यू 4 आया है, तो p का वैल्यू कितना होगा 4/2 मतलब 2। तो यहां पर p का वैल्यू 2 - 1, बताइए कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 8 + 2 10। तो टोटल आइसोमर इस केस में होंगे 10, और 10 में से एक्टिव कितने होंगे, तो ये वाला एक्टिव और ये वाला इनएक्टिव को शो करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8, और मीजो की वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर्मूला पुट करो, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो 8 तो एक्टिव होंगे और 2 इसके मीजो फॉर्म भी होंगे। ठीक है, तो ये हुई इस वाले की कैलकुलेशन। ठीक, चलो और आगे चले नंबर 8। अब 8th में बताइए कैसे इसको सोल्व करें। तो देखो 8th में क्या होगा, n का वैल्यू निकालो, ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला डबल बॉन्ड जो कि Gi शो करेगा। तो ये ऐसा यौगिक है जो कैरियर कार्बन के कारण ऑप्टिकल भी शो करेगा और डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, दोनों शो करेगा। ये वाला सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कहीं कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ये भी ऑप्टिकल शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल, सिंगल बॉन्ड वाले सारे ऑप्टिकल शो करेंगे, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। बताओ इसमें n का वैल्यू कितना आया 1 2 एंड 3, n का वैल्यू आया 3। अब बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो इस कैरियर कार्बन पर ये समूह है, ऐसा समूह यहां पर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हुआ। ओके, ये हुआ अनसिमेट्रिकल। तो बस अनसिमेट्रिकल में तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला 2 to the power n। क्या करेंगे,
2 टू द पावर 3 मतलब 8। टोटल 8 आइसोमर्स इसके होंगे। ठीक है, चलिए 9th वाले की बात करें। अब 9th वाले में देखो, यहां पे ये किरेल कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है। ये ऑप्टिकल शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करे उसके लिए फिर हम बोलेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ना तो ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे ना ऑप्टिकल की बात करेंगे। अब बोला जाएगा इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर n। n का वैल्यू कितना आ रहा है 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। टोटल आइसोमर्स इसके 4 होंगे और सभी के सभी वो एक्टिव भी होंगे। मेसो तो इसमें संभव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आइए नंबर 10th एग्जांपल। अब बताओ, तो इसमें बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो आप देख रहे हैं इसको हम इक्वली कट नहीं कर सकते, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। ये वाला Cl इस वाले यौगिक के लिए है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल तो है, मान लिया। ठीक है, और चलो n का वैल्यू निकालो। तो n का वैल्यू एक तो ये आएगा डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये कायरल सेंटर है। तो इसमें n का वैल्यू 3 आ रहा है। तो अनसिमेट्रिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा बताओ। टोटल का वैल्यू 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 इसके आइसोमर्स होंगे। बस ऐसे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल आइसोमर्स 8 होंगे और ये सभी के सभी एक्टिव भी होंगे, सक्रिय भी होंगे। तो T का वैल्यू भी 8 और A का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, A का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 11th एग्जांपल की बात करें। अब नंबर 11th में देखो क्या क्या यहां पर है। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है, ये ऑप्टिकल शो करेगा। अच्छा, एक इसके अलावा ये बाइफिनाइल सिस्टम है। बाइफिनाइल सिस्टम में याद है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों भी, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों बाइफिनाइल सिस्टम सेम प्लेन में ना होकर परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। और जब परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे तो ये वाला पूरा एरिया ऑप्टिकल शो करता है, ये सब बता रखा है। तो n का वैल्यू एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। तो n का वैल्यू यहां पर आ रहा है 3 और मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो T का वैल्यू 2 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। आई बात समझ। तो T का वैल्यू टोटल 8 और एक्टिव सक्रिय आइसोमर्स भी कितने होंगे 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 ही होंगे। बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट 12th एग्जांपल देखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH ये दे रखा है। अब इसमें बताओ कॉर्नर वाला डबल बॉन्ड, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, बता चुका हूं ज्योमेट्रिकल में। टर्मिनल कार्बन पर डबल बॉन्ड GI शो नहीं करता है, लेकिन बीच वाला डबल बॉन्ड GI शो करेगा। और 2 डबल बॉन्ड लगातार हैं, 2 डबल बॉन्ड लगातार हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये हुआ क्यूमुलेटेड सिस्टम। और 2 डबल बॉन्ड लगातार है तो ये ऑप्टिकल शो करता है, याद है। तो n का वैल्यू ये भी होगा, n का वैल्यू ये भी होगा। तो टोटल n का वैल्यू आया 2। अब बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल को हम इक्वली कट नहीं कर सकते, तो ये अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में जाएगा। और अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में जाएगा तो टोटल आइसोमर हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 का मतलब कितना 4 और एक्टिव भी कितने होंगे 2 टू द पावर 2 मतलब 4। मतलब कुल समायों की संख्या भी 4 और कुल सक्रिय समायों की संख्या भी 4। मतलब जितने समाय होंगे सबके सब सक्रिय होंगे। ऐसे केसेस में मेसो बनना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने करी है ये तुम्हें ठीक से आना चाहिए, बहुत केयरफुली इसको करो। और एक मैंने खास जो यहाँ पर लिया था सूडो कायरल कार्बन, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। और याद रखो इस n की, इसको हम n की वैल्यू में काउंट करेंगे। ठीक है, चलो ये एग्जांपल्स हुए हैं। टोटल हमने 12 एग्जांपल की बात करी है और कुछ एग्जांपल हैं, चलो उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब इन एग्जांपल्स के बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 13। अब हमें यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो इस टाइप का दे रखा है। मान लो
जैसे दे रखा हो CH3 और CH3। अगर हमें मॉलिक्यूल को इस तरह से दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ये हमको बताना है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है। 1,2 पर 2 मिथाइल है, यही रहने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले हम इस केस में ज्योमेट्रिकल बनाएं। और अब देखो यहां पर जो यौगिक है ये एक चक्रीय यौगिक है और हमको पता है इस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई यौगिक ज्यामितीय समावेयता प्रदर्शित कर रहा है तो पहले हम उसके ज्यामितीय समावयवी बनाएंगे, उसके बाद प्रकाशीय समावयवी की बात करेंगे। तो इसके 2 ज्यामितीय समावयवी होंगे, कैसे होंगे, एक तो यहां पर होगा CH3 अबव और एक ये CH3 भी हमने अबव लिया। ये कौन सी फॉर्म हुई इसकी, ये हुई सिस फॉर्म। और अगर हम एक को तो एज इट इज रखें, इस CH3 को हम ऐसे ही रखें और इस वाले को हम बिलो कर दें, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस और ये ट्रांस, बस इसके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब हमको देखना है इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कोई इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर हम उसका एक मिरर इमेज भी लेंगे। तो यहां पर देखो इस केस में ये 2 कायरल कार्बन हैं और इनके बीच में से यहां से एक सिमेट्री पास हो रहा है, तो ये वाला यौगिक तो मेसो होगा। और मेसो का मतलब प्रकाश असक्रिय होगा, और अगर प्रकाश असक्रिय है तो हम इसकी मिरर इमेज कंसिडर नहीं करेंगे। अब इस वाले को देखो, ये ट्रांसफॉर्म है और इसमें कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस भी नहीं है, तो इसका अब हम एक मिरर इमेज भी बना लेंगे। तो मिरर इमेज क्या लेंगे, ये लिखा हमने CH3 यहां पर, और यहां पर अबव में जो CH3 था वो ये हुआ। तो इसका मतलब कुल त्रिविम समावयवी की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। और इन तीन में से ये 2 तो प्रकाश सक्रिय होंगे और एक प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखो 14th। सपोज हमें यहां पर 6 मेंबर रिंग दे रखा हो। इस 6 मेंबर रिंग में हमें यहां पर एक CH3 लिखा हुआ है और एक CH3 यहां पर दे रखा है। अब हमसे कहा जाए इसके त्रिविम समावयवी बनाइए, तो त्रिविम का मतलब इन प्रतिस्थापियों की जो स्थिति है 1 और 2 ये फिक्स होनी चाहिए। प्रतिस्थापियों की स्थिति कभी भी चेंज नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, त्रिविम समावयवता के लिए। तो इसके भी अगर हम यहाँ पर समावयवी बनाए तो एक तो होगा सिस और एक होगा, ये भी सिस है, और सिस के अलावा यहाँ पे एक, इसको तो हमने सिस बना दिया और इसका हमने एक ट्रांस बना दिया। और ठीक से देखो, ट्रांस में कोई पीओएस नहीं होगा और सीओएस भी नहीं होगा, तो एक हम इसका मिरर इमेज भी बना लेंगे। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से इसके पहले वाला एग्जांपल लिया था, इसके कितने त्रिविम समावयवी मिले, 3, तो इसके भी कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। ये दोनों प्रकाश सक्रिय और ये वाला प्रकाश असक्रिय। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अब सोचो, अगर हमें यहाँ पे 3 कार्बन पर, यहाँ पे और यहाँ पर मैथिल समूह दे दिए जाएं। अब हमें बताना है कि इसके कुल कितने त्रिविम समावयवी होंगे। कुल त्रिविम का मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, उसके बाद ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो देखो 3 है, 3 में से क्या करें, हमेशा ऐसे अगर प्रतिस्थापी दे रखे हो अलग अलग कार्बन पर, तो सबसे पहला केस सभी को अबव मान लो। ये CH3 भी अबव, ये भी अबव, और ये भी अबव। ये पहला केस ले लिया। अब क्या करें, इन 2 को अबव रखें और इसको बिलो कर दें। ठीक है, या चलो इन दोनों को अबव रखें, इस वाले को बिलो कर देते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये लिखा CH3, ये CH3, ये दोनों अबव रखा और बीच वाले को हमने बिलो कर दिया। कर सकते हैं। अब आपसे कहा जाए बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों ज्यामितीय समावयवी है और साथ में डायस्टेरोमर भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज
नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करें, अब यहां पर इस CH3 को तो बनाए अबाउ, इस CH3 को भी बनाए अबाउ और इसको कर दो बिलो। ठीक है, बस ये 3 पॉसिबल है। अब देखो, अब ये बनने के बाद अब इसमें से देखो कौन कौन प्रकाश सक्रिय है। अब प्रकाश सक्रिय के लिए हमको पता है कि ऐसे केस में जो प्रतिबंधित, इन सभी में प्रतिबंधित घूर्णन होता है, मुक्त घूर्णन तो हो नहीं सकता। तो बस क्या करेंगे, इसमें हम POS एंड COS चेक करेंगे। तो इस वाले में देखो यहां पर तो ऐसे POS इसमें तो आ रहा है, तो ये प्रकाश असक्रिय हो गया। इसमें भी POS ऐसे आ रहा है, ये भी प्रकाश असक्रिय हो गया। लेकिन इस वाले में ना तो POS होगा और ना ही COS होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा। और अगर ये प्रकाश सक्रिय है तो फिर हमें यहां पर इसका एक मिरर इमेज भी लेना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए प्रकाश सक्रिय। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। इन दोनों का मिश्रण एनेंशियोमर मींस रैसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गए, एनेंशियोमर हो गए। तो कुल यहां पर समायों की संख्या 4। अच्छा, एक चीज और आपसे कहा जाए, इसके कुल ज्यामितीय समायों की संख्या, ये सिर्फ ये ट्रांस, तो आप 2 नहीं बोलेंगे। ज्यामितीय समायों की संख्या 3 है। कैसे, ये सिर्स है, ये ट्रांस है, तो ये भी तो ट्रांस ही है, दोनों मिरर इमेज है। तो ये भी ज्यामिति, तो ये भी ज्यामिति है। तो कुल ज्यामितियों की संख्या 3, कुल प्रकाशीय समायों की संख्या भी 3 और कुल त्रिविम समायों की संख्या भी 3 ही होगी, ये याद रखना। ठीक है, ये इस प्रकार का हुआ। इसके बाद यहां पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। अब इसको समझना, जैसे ये मैंने यहां पर और ये ले लिया, एक ये ले लिया CH3। चलो 135 पर हम CH3 ले लें। 135 पर हमने CH3 ले लिया CH3। अब इसके त्रिविम समावेवी हमें बनाना है, तो क्या करें, सबसे पहले तो इसको भी अबाव कर दो, इसको भी अबाव मान लो और इसको भी अबाव मान लेंगे। ठीक है, पहला केस तो ये हुआ। दूसरा केस क्या करें, 3 में से 2 को अबाव रखो, किसी एक को बिलो करो। बताओ किसको बिलो करें। अब पोजीशन वाइज ये तीनों प्रतिस्थापी सम्मित है, पोजीशन वाइज 1, 3, 5। तो क्या करो, इन दोनों को यहां पर अबाव मान लो और इसको भी अबाव मान लो और इस वाले को बिलो कर दो। ठीक है, कर दिया। ठीक, बस ये 2 ही संभव होंगे। अब आप सोचें कि इन तीनों को बिलो कर दें तो ये वाला क्या है, ये अबाव है। अब इसमें POS COS चेक करो, तो आप देख रहे हैं इसमें ऐसे POS आ रहा है POS, मतलब ये प्रकाश असक्रिय है। तो अगर ये प्रकाश असक्रिय है तो इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा। मतलब तीनों अबाव लो या तीनों बिलो ले लो, एक दूसरे के मिरर इमेज दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो सिर्फ ये ले लिया। अब इसमें ये 2 अबाव रखे, ये बिलो रखा। अब इसमें POS चेक करो, हाँ इसमें POS है, ये रहा POS। अगर ये POS आ रहा है तो ये भी प्रकाश असक्रिय होगा। तो ये भी प्रकाश असक्रिय, ये भी प्रकाश असक्रिय। और अगर हम और कुछ फॉर्म बनाना चाहें तो और कुछ पॉसिबल नहीं है। आप सोचे कि इन दोनों को अबाव कर दो, इसको बिलो कर दो, तो वो और ये एक समान है। तो बस ये 2 ही समावेवी बनेंगे। अब पूरी बात समझना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। तुमसे कहा जाए ये वाला यौगिक बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। क्यों? ये खुद असक्रिय है लेकिन इसका एक त्रिविम समावेवी सक्रिय है, ये वाला सक्रिय है, इसलिए ये प्रकाशीय समावेयता प्रदर्शित करेगा। तभी तो टोटल 4 हमने बोला, 1 2 3 4 समावेवी। अच्छा तुमसे कहा जाए बताओ ये वाला प्रकाशीय समावेयता प्रदर्शित करेगा क्या? सुनो एक चीज और, ये वाला बताओ, ये वाला प्रकाशीय समावेयता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा कि नहीं करेगा? तो ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहा है, ये और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। यहां पर ये अबाउ था, यहां ये बिलो कर दिया, तो इस प्रकार के समावेवी ज्योमेट्रिकल। और ये खुद असक्रिय है लेकिन इसका एक त्रिविम समावेवी सक्रिय है, इसलिए ये प्रकाशीय समावेयता भी प्रदर्शित करेगा। ये वाला देखो,
इसका ये हमने बनाया, अबव से बिलो कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए, ज्यामिति तो हो गए। अब प्रकाशी देखना है तो देखो ये भी, इसमें भी पीयूएस आ रहा है, इसमें भी पीयूएस आ रहा है, दोनों के दोनों असक्रिय हैं, इनका एक भी सक्रिय आइसोमर संभव नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला यौगिक सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ये याद रखो इस केस में। तो इसके, इस वाले के कुल 2 समावेवी और इस वाले के कुल 4 समावेवी यहां पे बनेंगे, ठीक है। चलो 16 के बाद कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहां पर देखना, ये देखिए नंबर 17, तुम्हें अब ये वाला मॉलिक्यूल दे रखा है Cl Cl, सभी कार्बन पर एक एक Cl लगा रखे हैं। सुनना, ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, इसका ट्रेड नेम होता है 666, व्यापारिक नाम क्या होता है 666 भी इसको बोलते हैं। और याद रखना इसका नाम होता है एक, ये इसके कई सारे नाम हैं, एक नाम BHC भी होता है, BHC का मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, लेकिन ये नाम इसका गलत है, बेंजीन बोला हुआ है, जबकि यहाँ पर बेंजीन तो है ही नहीं, यहाँ तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन फिर भी इसको बोला जाता है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक नाम और होता है इसका गैमेक्सेन, और एक नाम और होता है इसका लिंडेन, LINDANE, लिंडेन, ये सब इसके नाम है। अब हमें देखना है कि इसके कुल कितने त्रिविम समावेवी होंगे। तो चलो ठीक है, यहां पर शुरू करें। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो सारे के सारे Cl को अबव मान लिया जाए, सारे Cl अबव ले लिए। अब इसके बाद क्या करें, कोई भी एक Cl को बिलो बना दिया, इसको बिलो बना दिया, बाकी ये सब को हमने अबव बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, किन्हीं भी 2 Cl को बिलो कर दो। 2 Cl कौन से बिलो करें, 1 और 2 वालों को हमने बिलो कर दिया, 1 and 2 वाले को बिलो माना, फिर हम 1 और 3 वाले को बिलो कर दें, और इसके अलावा क्या करें, 1 and 4 वालों को भी हमने बिलो कर दिया, 1 2 को बिलो करा, और बाकी सबको अबाव रखो, ये भी अबाव, ये भी अबाव, ये सबके सब अबाव, यहां पर ये सारे अबाव होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसमें इसको भी अबाव मान लें, ये भी अबाव, अबाव, ये भी अबाव। अच्छा, अभी हमने 2 अबाव करे थे, अब हमने पहले एक अकेला Cl बिलो करा, फिर हमने 2 Cl बिलो करे। कौन कौन से 2 Cl बिलो करे, 1 2 वाले, 1 3 वाले और 1 4 वाले, ये 1 and 4। अब 3 Cl को बिलो करें। अब 3 Cl कौन कौन से बिलो करें, सबसे पहले तो 1 2 और 3 वाला बिलो करा, फिर उसके बाद 1 2 और ये 1 ये 2 और ये 4 वाले 1 2 4 को बिलो करा, और एक उसके अलावा हम यहां पे 1 3 और 5 को भी बिलो कर दें, और बाकी सबको अबव ले लो, ये भी अबव, अबव और ये भी अबव। इसमें ये अबव, ये भी अबव, ये भी अबव दी प्लेन, यहां पर ये अबव, ये अबव और ये अबव, ठीक है। तो कुल यहां पर इसके बने 8, 4 और 3 7 और 1 8। ये सबके सब 8 क्या है, ये सबके सब 8 आपस में ज्यामितीय समावेवी है। कैसे ज्यामितीय है, ये सारे अबाव थे, एक को बिलो कर दिया, तो इस प्रकार की समावेशता किस प्रकार की होती है, ज्यामितीय होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल के बाद अब हम बात करें ऑप्टिकल। अब देखो ऑप्टिकल कैसे करें। ऑप्टिकल के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, समय पीओएस सीओएस चेक करना होगा। तो देखो इस वाले में पीओएस आ रहा है, असक्रिय हुआ, इस वाले में भी इस प्रकार से पीओएस आ रहा है, ये भी असक्रिय हुआ, इस वाले में पीओएस आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, बीच में से कट हो रहा है, पीओएस प्रेजेंट है। इस वाले में ऐसे कट कर दो डायगोनली, तो इसमें भी पीओएस आ रहा है, ये भी असक्रिय है। इस वाले में देखो
ऐसे कट करो, वर्टिकल भी कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकते हैं, इसमें भी पीओएस आ रहा है। इस वाले केस में ऐसे कट करो तो इसमें पीओएस आ रहा है, ऐसे पीओएस आ रहा है, और सीओएस भी आ रहा है, इसमें तो सीओएस भी है। कैसे सीओएस? इसके अबाउट ये अबाउट ये बिलो, इसके अबाउट ये बिलो तो नीचे वाला अबाउट, इसके अबाउट ये अबाउट तो ऑपोजिट वाला बिलो, इसमें तो पीओएस भी है और सीओएस भी है। इस वाले में बताओ, इस वाले में आप देखेंगे ना तो इसमें पीओएस उपस्थित है ना ही सीओएस उपस्थित है, इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं है। तो ये हुआ प्रकाश सक्रिय, और अगर ये प्रकाश सक्रिय है तो फिर हम इसका यहां पर एक मिरर इमेज भी ले लेंगे। ये सीएल लिया, ये सीएल लिया और ये सीएल बिलो ले लिया, देन ये वाला अबाउ, ये भी अबाउ और ये भी अबाउ। तो कहने का मतलब इन सब में ये सक्रिय है तो इसका मिरर इमेज भी, देखो कोई भी अगर एक कंपाउंड सक्रिय है तो उसका मिरर इमेज जरूर जरूर होगा। तो ये अगर सक्रिय है तो मिरर इमेज भी होगा, ठीक है। और इस वाले में बात करें तो इस वाले में देखो इसमें पीओएस ऐसे आ रहा है प्लस सीओएस भी आ रहा है, ठीक से देखना, ये बिलो अबाउ, ये अबाउ, ये बिलो और ये बिलो, ये अबाउ, इसमें पीओएस भी है सीओएस भी है। मतलब अब कुल समावयवी जो पहले 8 थे, अब मिरर इमेज के आने से ये, चलो मैं मिरर भी शो कर देता हूं यहां पर, तो कुल समावयवी की संख्या कितनी होगी? 9 हो गई। तो इस वाले यौगिक के कुल त्रिविम समावयवी की संख्या 9 में से 2 प्रकाश सक्रिय और बाकी 7 प्रकाश असक्रिय होंगे, ठीक है। तो चलो ये एग्जांपल हुआ। अब इसके बाद चलो ठीक है, अभी और एग्जांपल्स बच रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अभी प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।